हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट्स कनेक्शन में। तो दोस्तों आज हम प्रीवियस ईयर का जो पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे 2003 का, उसका जो अगला पार्ट है, यानी 39 क्वेश्चन तक हो गया था। अब 40 जो क्वेश्चन है वहाँ से हमको स्टार्ट करना, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जाके भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और लाइक भी करें और लोगों में शेयर भी करें, ठीक है, जिससे कि दोस्तों आपके मोबाइल पर हर एक नए वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से मिल सके, ठीक है। और दोस्तों यदि आप को हमारा नोट्स या पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं। कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किया था? हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर दोस्तों किसने चित्रित किया था? तो नंदलाल बोस जी ने किया था, ठीक है। महात्मा गांधी नंदलाल की चित्रकला से बहुत ही प्रभावित थे, ठीक है, इसलिए उन्होंने नंदलाल पर लखनऊ, फैजपुर और हरिपुरा में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन के सभा मंडप सुसज्जित करने का भार सौंपा था। उनकी हरिपुरा पट चित्रावली उन्हीं में एक है, ठीक है। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के सभा मंडल को सुसज्जित करने के लिए बंगाल को लोक कला पटुआ के अनुकरण पर रंग बिरंगी चित्रकारी की थी, ठीक है दोस्तों, जिसकी विषय वस्तु कर्म व्यस्त ग्रामीण जीवन और उनकी शिल्प दक्षता है। इस चित्रों में गांव के कर्म व्यस्त ग्रामीण लोग ही चित्रित हुए हैं, जो सहज सरल बोधगम्य है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? चित्रकला कौन सा स्कूल राजस्थान का है? चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यह है बूदी शैली, ठीक है। बूदी शैली जो है, बूदी शैली के चित्रों की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनसे इस शैली का एक अपना भिन्न रूप उभर गया है, ठीक है। और राजस्थानी कला शैलियों में इस शैली का मौलिक महत्व है, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सुसज्जित किया था दोस्तों? तो भारतीय संविधान मूल ग्रंथ का जो किसने सज्जित किया तो किया था नंदलाल बोस ने, ठीक है दोस्तों, नंदलाल बोस ने, ठीक है। अमृता शेरगिल ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी दोस्तों? तो इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी वो पेरिस से की थी, ठीक है, पेरिस से। भारतीय आधुनिक चित्रकला के इतिहास में नवीन प्रयोगों के लिए अमृता शेरगिल का नाम प्रमुख है। इनकी आरंभिक शिक्षा पेरिस में प्रसिद्ध कला शिक्षक लूसियो के निर्देशन में हुई। किसके निर्देशन दोस्तों हुई? तो ये लूसियो के निर्देशन में हुई, ठीक है। कहाँ हुई? पेरिस में हुई। भारत माता चित्र किसने चित्रित किया था दोस्तों? तो किया था किसने? हुसैन ने, ठीक है, भारत माता हुसैन ने किया था दोस्तों। भारत माता का चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी किया है, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है ऑप्शन हुसैन दिया हुआ है तो हुसैन ही सही होगा, ठीक है। अगर ऐसा आता तो कि हुसैन और वो दोनों ऑप्शन दिए रहते और एक और ऑप्शन दिया रहता कि ये दोनों हुसैन और अवनींद्रनाथ टैगोर, तो वो दोनों सही होता, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? राजा रवि वर्मा कहाँ के थे दोस्तों? कहाँ के थे? तो थे केरल के, ठीक है दोस्तों, केरल के किलीमन्नूर गांव इनका था, वहाँ से थे दोस्तों। राजा रवि वर्मा का जो जन्म हुआ था 29 अप्रैल 1848 को केरल के एक गांव किलीमन्नूर में हुआ था। यह गांव त्रिवेंद्रम से लगभग 40 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में है, ठीक है। वह उस समय उस राज परिवार संबंधित थे जिनके भूतपूर्व रियासत त्रावणकोर के साथ निकटवर्ती रक्त संबंध थे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया दोस्तों? चित्रों में जो चटक रंगों का प्रयोग किया है वह जामनी रानी किया दोस्तों, जामनी रानी किया है। नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? नोबेल पुरस्कार, तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनको गीतांजलि पर 1913 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों यह जो थे चित्रकार भी थे, कवि भी थे, ठीक है। तो अनेक जो इन कलाएँ थी इनमें विद्यमान थी इनके अंदर, और यह 68 वर्ष के आयु से इन्होंने क्या किया था? चित्रकला प्रारंभ किया था, ठीक है दोस्तों, चित्रकला बनाने लगे, चित्र बनाने लगे थे। लाल रंग किसका प्रतीक है दोस्तों? तो लाल रंग दोस्तों प्रतीक है पराक्रम का, ठीक है, पराक्रम का लाल रंग, डेंजर, ठीक है। पिछवई किसके लिए चित्रित की गई दोस्तों? पिछवई दोस्तों ये मंदिर के लिए प्रयोग की गई थी, मंदिर। वैष्णव धर्म के पुष्टि मार्ग संप्रदाय की मंदिरों में देवी देवताओं की जो मूर्ति के पीछे क्या किया जाता था? कपड़े को अलंकरण के रूप में लगाया जाता था, ठीक है, जिस पर चित्रकारी होती थी। इस चित्रकारी शैली को पिछवई चित्रकारी कहते थे, ठीक है। अगला हमारा क्या प्रश्न है दोस्तों? 50 पे पहुंच गए हैं, 50वें क्वेश्चन पे। असंबद्ध क्या है दोस्तों? यानी भिन्न क्या है इनमें से? पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल, देवगढ़।
तो दोस्तों इसमें जो भिन्न है वो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पहाड़ी, राजस्थान, मुगल तीनों कला शैलियाँ हैं, परंतु देवगढ़ की कोई ऐसी शैली प्राप्त नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें से भी पूछ रहा है दोस्तों भिन्न क्या है या असंबद्ध क्या है, ठीक है, असंबद्ध। तो रेखा वर्ण अनुपात मूर्ति। तो दोस्तों रेखा वर्ण जो अनुपात है ये सब क्या है, आपके कला के जो तत्व हैं उससे संबंधित है, जबकि ये मूर्ति उससे संबंध नहीं रखता, ठीक है। इसीलिए मूर्ति हो जाएगा उसका सही आंसर, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? सशक्त रेखांकन के लिए तो दोस्तों वो है के हब्बर जी, ठीक है। कौन है? के हब्बर जी, ठीक है। एन.एस. बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था दोस्तों? एन.एस. बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? तो दोस्तों कौन नहीं थे? के.एस. कुलकर्णी जी नहीं थे, के.एस. कुलकर्णी नहीं थे, जबकि शांति दवे, जी.आर. संतोष, गुलाम शेख ये इनके क्या थे? शिष्य थे, ठीक है दोस्तों। एन.एस. बेंद्रे के.एस. कुलकर्णी के समकालीन कलाकार थे, ठीक है दोस्तों। ये क्या थे? उनके समकालीन कलाकार थे। बेंद्रे बड़ौदा विश्वविद्यालय के कला विभाग के अध्यक्ष पद पर अनेक वर्षों तक कार्यरत रहे, जबकि के.एस. कुलकर्णी ने मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से डिप्लोमा किया था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या करा, निम्नलिखित समकालीन कलाकारों में से बंगाल शैली का प्रभाव किस पर सर्वाधिक है दोस्तों? तो बंगाल शैली का जो प्रभाव है दोस्तों सबसे ज़्यादा है आशित कुमार हल्दर जी पर, ठीक है। बंगाल शैली के मुख्य कलाकारों में नंदलाल बोस के बाद स्वर्गीय आशित कुमार हल्दर का नाम आता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या करा, रविंद्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों यह एक चित्रकार भी थे, कवि भी थे, कहानीकार भी थे, ठीक है दोस्तों, लेकिन मूर्तिकार ये नहीं थे, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, क्या? मूर्तिकार। कौन सा चित्रकार लोक चित्रों से प्रभावित था? दोस्तों लोक चित्रों से कौन सा प्रभावित था? तो वो थे जामनी राय, ठीक है। जामनी राय लोक चित्रों से प्रभावित थे, ठीक है। जामनी राय के लोक कला से प्रेरणा ग्रहण करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे, ठीक है। और बंगाल के अनेकों गांवों में गए जहां वह कुम्हारों, बुनकरों, गुड़ियों तथा खिलौनों बनने वाले आदि की कृतियों को देखते थे, ठीक है, समझते थे और रेखांकित करते, ठीक है। इस ग्रामीण लोक कला के अध्ययन से उनको इस बात का ज्ञान हुआ कि इस परंपरागत ग्रामीण कलाकारों ने अनायास ही रंगों, आकारों और छंदों के रहस्य को पा लिया, ठीक है। यामिनी राय ने लोक कला के अभिप्रायों तथा प्रतीकों को ग्रहण कर अपनी नवीन चित्रकला सुव्यवस्था में संजोया, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा, गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित है दोस्तों? तो गीत गोविंद के जो चित्र हैं वो संबंधित हैं प्रेम से, ठीक है, प्रेम से। भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं दोस्तों? तो भित्ति चित्र जो हमें मिलता है दोस्तों वो कहाँ से मिलता है? तो हमें वो मिलता है, तो भित्ति चित्र हमें मिलता है दोस्तों देवगढ़ से। कहाँ मिलता है? देवगढ़ से। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं हम लोग क्या है। देवगढ़ के चित्रकारों में भगता कामला प्रथम तथा उसके उत्तराधिकारी कामला द्वितीय, चोखा, बैजनाथ आदि ने इस चित्र शैली को पुष्पित पल्लवित किया, ठीक है। इस चित्र शैली के भित्ति चित्र देवगढ़ के मोती महल, अजारा की ओवरी तथा कपड़ द्वार में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा यहाँ की चित्रांकन परंपरा के दर्शन होते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या करें, भारतवर्ष में सर्वप्रथम तैल चित्रण करने का श्रेय किसको जाता है, किस कलाकार को जाता है? तो वो कौन थे दोस्तों? वो राजा रवि वर्मा थे, ठीक है, राजा रवि वर्मा, ठीक है। सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से राजा रवि वर्मा के योगदान के बारे में कोई चाहे जैसा मूल्यांकन करे दोस्तों, उन्हें इस श्रेय से वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है, कि भारत की आधुनिक चित्रकला के संदर्भ में तैल रंगों के नए माध्यम में पेंटिंग करने में उन्होंने प्रथम उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की और किसी अकादमिक संस्था में सुव्यवस्थित प्रशिक्षण पाने के बिना प्राप्त किया था, ठीक है। ये कहीं से प्रशिक्षण नहीं लिए थे, अपने आप सीख गए, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, छितेंद्रनाथ मजूमदार की चित्रण शैली। तो दोस्तों छितेंद्रनाथ मजूमदार की चित्रण शैली को निम्न में से कौन संज्ञा दी गई है? तो संज्ञा कौन सी दी गई है? तो दी गई है तो जलरंग या वाष्प, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है दोस्तों? प्रागैतिहासिक चित्र उन्हें कहते हैं जो गुहा चित्र कहलाते हैं, ठीक है। गुहा चित्र प्रागैतिहासिक चित्र कहलाते हैं क्योंकि गुहाओं या गुफाओं में क्या करते थे आदिमानव, वहाँ पे चित्र अंकित करते थे, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों के समस्त उदाहरण लाल, काले, पीले और सफ़ेद रंगों से बने, ठीक है। इसे लाल, काले, पीले और सफ़ेद रंगों से बने हैं। यह चित्र चट्टानों की दीवारों, गुफाओं के फर्शों, भित्ति छतों में बनाए गए हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। भीमबेटका में कौन से चित्र हैं दोस्तों? तो भीमबेटका में है प्रागैतिहासिक काल के चित्र। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका के आदिकालीन चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? श्रीधर वाकड़कर को जाता है, ठीक है। याद रखे रहिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या दोस्तों, प्रागैतिहासिक चित्रों की विषय क्या है दोस्तों? क्या विषय रहा है? तो रहा है
पशु, मानव और पक्षी, ठीक है दोस्तों, सब पशु, मानव और पक्षी इसके विषय हैं, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या है? अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या है दोस्तों? तो यह है गेरुआ यानी लाल रंग, ठीक है। पंचमढ़ी किस प्रदेश में है दोस्तों? तो पंचमढ़ी स्थित है आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी स्थित है, ठीक है। मिर्जापुर किन चित्रों का कला केंद्र है दोस्तों? मिर्जापुर जो आपका है वो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए, ठीक है। मिर्जापुर के क्षेत्र में 100 से अधिक शिलाश्रय तथा गुफाएं प्राप्त हुई हैं। मिर्जापुर क्षेत्र का परिवर्तित चित्रकारी का समय 500 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के अंतर्गत माना जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिले हैं दोस्तों? अधिकांश जो प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं वो गुफाओं में मिले हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल के चित्र के संबंध में प्राचीन गुफाएं, चट्टानें ही ऐसे प्रमाण है जिनसे इन पर कुछ प्रकाश पड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या दोस्तों, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? तो प्रागैतिहासिक जो चित्रों में दोस्तों वो रेखा का महत्व है, क्योंकि रेखाओं द्वारा उकेर के वो चित्र बनाते थे, ठीक है। इन चित्रों में रेखा या सीमा रेखा की प्रधानता है, इस कारण इनको रेखा चित्र मानना संगत है। आकृति की सीमा रेखा को अधिकांश किसी नुकीले पत्थर से खोद कर बनाया गया है, जिससे वो वर्षा के जल से धुल न जाए और अस्थायी बने रहें, ठीक है। सामान्यतः 2-3 रेखाओं से मानव आकृतियों का निर्माण किया गया है और कभी कभी चौखटे धड़के से मनुष्य आकृति बनाई गई है, जिसमें तिरछी और कभी बड़ी रेखाएं भरी गई हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों? प्रारंभिक नृत्यांगना जो मूर्ति दोस्तों प्राप्त हुई है वो तो कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों? तो ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लो दोस्तों। मोहनजोदड़ो में 2 तवंगी नृतिका की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिनकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। इनमें से एक प्रतिमा में युवती के लंबे हाथ तथा पैर अनुपात रहित है, ठीक है। बाएं भुजा में यह युवती कोहनी तक मोटे कड़े पहने हुए है, इसका दाहिना हाथ कमर पर है और बायां पैर ताल देने की मुद्रा में मुड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है दोस्तों? प्रथम जो धातु मूर्ति है वो प्राप्त हुई है आपकी सिंध घाटी सभ्यता से, ठीक है। हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं दोस्तों? हड़प्पन सभ्यता, सिंधु सभ्यता हड़प्पन सभ्यता कहलाती है, ठीक है। नगरी सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला है? नगरी सभ्यता का प्रथम उदाहरण दोस्तों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, ठीक है दोस्तों। हमने यह हड़प्पा मोहनजोदड़ो जितनी सभ्यता से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स बनते हैं हम उसको सुपर फास्ट रिवीजन में पढ़ा चुके हैं, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला है दोस्तों? सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। मोहनजोदड़ो में समाधियाँ, तालाब, स्नानागार तथा 2 मंजिला मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है दोस्तों? प्रथम कांस्य जो प्रतिमा है दोस्तों वो नृत्यांगना की है, ठीक है, नृत्यांगना की। पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का प्रथम अंकन कहाँ मिलता है दोस्तों? तो यह मिलता है भित्ति चित्र में, ठीक है, भित्ति चित्रों में मिलता है, ठीक है। अजंता चित्रों का प्रमुख स्थान क्या है दोस्तों? अजंता चित्रों का जो प्रमुख स्थान रहा है वो है महाराष्ट्र। अजंता महाराष्ट्र के बम्बई राज्य के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अजंता चित्रों का प्रमुख विषय क्या है दोस्तों? अजंता चित्रों का जो प्रमुख विषय रहा दोस्तों वो बौद्ध धर्म से संबंधित जो चित्र थे वो उनकी विषय बनी, ठीक है। अलंकारित आलेखनों को छोड़कर अजंता के अधिकांश चित्रों का विषय बौद्ध धर्म से संबंधित है। इन चित्रों में बुद्ध के विभिन्न चित्र और विभिन्न धर्म चिन्ह सम्मिलित हैं, साथ ही बुद्ध की जन्म जन्मांतर की कथाएं, जिन्हें जातक कथाएं भी कहते हैं, इन गुफाओं की चित्रकारी का प्रमुख विषय बनी, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिले दोस्तों? अजंता के समकालीन जो चित्र प्राप्त हुए हैं दोस्तों वो बाघ की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं, ठीक है दोस्तों। स्मिथ महोदय ने गुफाओं की चित्रकारी का समय 626 से 628 ईसा पूर्व माना है और इनको अजंता की पहली तथा दूसरी गुफा की चित्रकारी का समकालीन बताया, ठीक है। परंतु 1929 ईस्वी में पुरातात्विक विभाग की ओर से इन गुफाओं की सफाई तथा जीर्णोद्धार करते समय दूसरी गुफा में महाराज सुबंधु का ताम्र पत्र मिला, जिसमें इन गुफाओं के निर्माण का ठीक समय निश्चित हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला, इन अभिलेखों के अनुसार विद्वानों का अनुमान है कि बाघ की गुफाएं कलयन या कलायन के नाम से पुकारी जाती थी, ठीक है दोस्तों। किस गुफाओं का नाम पूछ ले क्या है? बाघ गुफाओं का नाम कलयन या कलायन के नाम से पुकारा जाती है। इतिहासकारों ने महाराजा सुबंधु का समय 416 से 466 ईस्वी के मध्य माना है। इस प्रकार इस ताम्रपत्र से ऐसा ज्ञात होता है कि यह गुफाएं महाराजा सुबंधु के समय से में बनकर तैयार हो गई थी और इस प्रकार इसका निर्माण काल जो है
क्या है, 4वीं शताब्दी माना गया है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र अजंता की किस गुफा में स्थित है? तो दोस्तों ये गुफा संख्या 1 में अवस्थित है। ठीक है, यह चित्र पहली गुफा के बाईं भित्ति के बीचों बीच है। इस चित्र में बुद्ध देव का आकार इतर आकृतियों से बड़ा, इससे इनकी विशिष्टता का ज्ञान होता है, उत्कृष्ट का तथा सर्वोपरि है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देख लेते हैं। अजंता की किस गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्र अंकन किया गया है? दोस्तों अजंता की किस गुफा में है, वो गुफा संख्या 16 में अंकित किया हुआ मिलता है। कौन? मरणासन राजकुमारी। ठीक है, भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है दोस्तों? दोस्तों ये अजंता की कौन सी गुफा में भिक्षुक बुद्ध? तो ये गुफा संख्या 17 में है। ठीक है दोस्तों, गुफा संख्या 17 में है। ठीक है, गुफा संख्या 17 में दोस्तों सबसे जो ज़्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं वो गुफा संख्या 17 से प्राप्त हुए। ठीक है, खूबसूरत चित्र। अब देखिए, सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए दोस्तों? लघु चित्र जो बनाए गए हैं ताड़पत्रों पर बनाए गए। ठीक है, बंगाल तथा बिहार में लिखी गई 10वीं शताब्दी एवं परिवर्ती काल की महायान बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक पोथियों में चित्र प्राप्त हुए हैं। यह सचित्र पोथियाँ अच्छे ताड़पत्र या राजताल पर लिखी गई हैं। इन पोथियों में पन्ने ताड़पत्र के बनाए गए मिले हैं। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है देख लेते हैं। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है दोस्तों? तो जैन लघु चित्रों का जो प्रमुख विषय रहा दोस्तों वो तीर्थंकर और उनकी जीवनी। ठीक है, ये रहा है। जैन कला के सबसे प्राचीन उदाहरण है पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभनाथ तथा अन्य 20 तीर्थंकर महात्माओं के चित्र। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से रंग प्रयोग में आते हैं दोस्तों? तो ये आते हैं खनिज रंग। ठीक है दोस्तों, खनिज रंग। भित्ति चित्रण में गिने चुने प्राकृतिक खनिज रंगों का प्रयोग होता है ताकि वे चूने के क्षारात्मक प्रभाव से सुरक्षित रहें। ठीक है दोस्तों आज हमने TGT 2003 के पेपर का डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और लोगों में शेयर करें। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम अगला जो प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न पत्र है जो भी है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं, धन्यवाद।